नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किस समाज ने कितनी तरक्की की है। अगर इस बात को जानना है तो आप ये जानिए कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। दूसरी तरफ बाबा साहब कहते थे कि 21वीं सदी बहुजन समाज की होगी। तो आज मेरे साथ में जेएनयू की पीएचडी कर चुकी मनीषा मेश्राम जी हैं और बहुजन मूवमेंट की हमारी साथी भी रही हैं। आज यहाँ पर अम्बेडकर भवन पे 8-10 राज्यों से सिर्फ महिलाएँ आई हैं और महिलाएं हैं पढ़ी लिखी हैं और वो डॉक्टर अम्बेडकर के जो योगदान है महिलाओं को आगे बढ़ाने में उसके लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है अंदर। मनीषा जी से बात करते हैं कि वो कैसे देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को, महिलाओं के को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान है। मनीषा जी, स्वागत है आपका, कैसे देखते हैं आप? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। सबसे पहले तो मेरा नाम मनीषा है और मैं जेएनयू से पीएचडी की हूँ, जैसे आपने बताया है ऑफ कोर्स। और मैं काफ़ी सालों से एक्टिविज़म में भी रही हूँ, स्टूडेंट एक्टिविज़म में रही हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविज़म में तो मैं गई नहीं हूँ अभी तक और आगे जाने का कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स जहाँ महिलाओं की बात आती है वहाँ पर मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ और महिलाओं के लिए बाबा साहेब जी का योगदान, इसके ऊपर बात करने से बेहतर है कि इस चीज़ को हम जो देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जितनी महिलाएं आज यहाँ पे जमी हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। कई महिलाएं अलग अलग राज्य से आई है, कोई यूपी से आई है, पंजाब से आई है, बिहार से आई है, महाराष्ट्र से आई है। तो इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता कि बाबा साहेब जी का योगदान कितना बड़ा है। और बाबा साहेब जी के योगदान पे या उनके मार्गदर्शन पे चल के महिलाएं अपने घर का चूल्हा छोड़ के, अपने घर के बच्चे छोड़ के, अपने घर का परिवार छोड़ के यहाँ तक अपना एक बोरिया बिस्तर लेके इस आज के दिन के प्रोग्राम के लिए आई है। आज माता रमाई का जन्मदिन भी है, 7 फरवरी है। तो माता रमाई का जो योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में रहा, आप कैसे देखते हैं उसको? माता रमाई का योगदान मतलब हम उसको बयान नहीं कर सकते कि उनका योगदान कैसे रहा, क्योंकि जिस तरीके से आज की मीडिया हो गई या फिर किताबें हो गई, हर जगह पे जिस तरीके से लिखा हुआ है, माता रमाबाई का जिक्र बहुत कम दिखेगा हमें, जिस तरीके से एक्टिविज़म में हम बाकी महिलाओं का देखते हैं। लेकिन माता रमाई का मतलब रमाबाई का योगदान अगर उनके जीवन में नहीं होता, अगर वो उनके जीवन में नहीं होती, तो शायद बाबा साहेब जी इतने स्ट्रांगली मूवमेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाते। वो अपने एक परिवार के लिए दब जाते, एक परिवार की जिम्मेदारी संभालते। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर हैं तो माता रमाई की वजह से? जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक परिवार में एक महिला का जब तक सपोर्ट नहीं होता है, एक परिवार कहते हैं ना कि एक अगर कामयाब पुरुष के लिए महिला का योगदान। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर पुरुष का अपना खुद का एक योगदान होता है, हर महिला का अपना एक योगदान होता है। लेकिन महिलाओं के सपोर्ट के बिना पुरुष बाहर जाके काम नहीं कर सकता है। अगर महिलाएं जो जिम्मेदारी है घर में निभाती है, वो पुरुष बाहर जाके मतलब घर में नहीं निभाता है, क्योंकि वो बाहर जाता है। लेकिन आज के समय में मैं जो बात कर रही हूँ वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को कभी भी सहमत नहीं करती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि माता रमाबाई का योगदान जो रहा है, उस योगदान की वजह से, जैसे उन्होंने अपना पूरा घर परिवार संभाला, उन्होंने हमेशा बाबा साहेब जी को सपोर्ट किया, उन्हें कॉन्फिडेंस सही कहूँ तो रमाबाई की वजह से मिला। क्योंकि रमाबाई जितने बार भले ही पीछे उन्हें कितनी भी गरीबी का सामना करना पड़े, कितना भी लोगों का अत्याचार का सामना करना पड़े, लेकिन उन्होंने हमेशा बाबा साहेब सामने आने पे एक अच्छी सी स्माइल देके कहा कि भीम जी आप करो आगे, मैं आपके साथ हूँ ना, मैं देख लूँगी सब, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़े बनोगे। ये जो विश्वास होता है, ये विश्वास हर एक आदमी को, हर एक औरत को, हर एक इंसान को विश्वास दिलाता है कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, वो कर सकते हो जो तुम्हें पाने की उम्मीद है। वो रमाबाई ने बाबा साहेब जी को दी थी। आज के वर्तमान समय में जब सरकार जो है वो एक तरफ से एक रंग की बात कर रही हो, एक खास धर्म की बात कर रही हो और वो एक मनुस्मृति को कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश कर रही हो और साधु संतों के स्टेटमेंट आ रहे हों, और जिन धर्म ग्रंथों में ख़ास तौर से महिलाओं को अशिक्षित रखने की व्यवस्था की गई हो, पीड़ित किया गया हो, हजारों साल तक उनको दलितों से भी बदतर स्थिति में रखा गया हो, ऐसे समय में आप इसके लिए दोषी सरकार को मानते हो, जो धर्म ग्रंथ हैं, या उनको मानते हो, या जो वर्तमान समय में एक माहौल बना हुआ है उनको मानते हो? वर्तमान समय के माहौल को तो मैं दोषी नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक एक ऐसा रचा हुआ षड्यंत्र है सभी की ज़िंदगी के लिए। क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आज किसी ने रचा है, आज साधु संत पैदा हो रहे हैं। साधु संत तो बहुत पहले से पैदा हो। वर्तमान सरकार का कहीं ना कहीं मौन समर्थन उन लोगों के साथ शामिल है। बिल्कुल कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार का मूल समर्थन है, लेकिन क्या वर्तमान सरकार के पहले जो सरकार थी उनका नहीं होगा? तो हमें जड़ देखना पड़ेगा। हम किसी सरकार को दोष देने से बेहतर है हर एक इंसान, व्यक्तिगत इंसान, इंडिविजुअल इंसान के अंदर किस चीज़ को लेके क्या सोच है। अगर वो जातिवाद को फॉलो कर रहा है, वो जाति प्रथा को फॉलो कर रहा है, वो जाति भेद को फॉलो कर रहा है और महिलाओं को जाति के आधार पर अत्याचार करने को फॉलो कर रहा है और उसको वो सहमत है और वो जानता है, सोचता है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि ये
मेरा अधिकार है एक महिला को प्रताड़ित करना, एक महिला को जाति के आधार पे जलाना, उसका बलात्कार करना, ये सब चीज़ें अगर उसके लिए उसे सही लगता है तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मतलब इसके लिए मेरे पास पता नहीं हिंदी में क्या शब्द हो सकता है, लेकिन मैं कंडेम करती हूँ इस चीज़ को अगर कोई व्यक्तिगत इंसान ऐसा सोचता है। लेकिन अगर सरकार की बात करते हैं, ऑफ कोर्स हर पावर में जो सरकार आती है, जो उस सरकार को सपोर्ट करता है वो अपने आप में ये पावर सोचता है कि मेरे अंदर वो पावर है कि मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा दोष सरकार से ज़्यादा व्यक्तिगत इंसान को है कि जो इंसान जाति भेद को ज़्यादा मतलब सपोर्ट करता है। आपको लगता है इसके लिए पुरुष प्रधान जो सोच है वो भी दोषी है कहीं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि पुरुष प्रधान सोच ही इस चीज़ के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत इंसान मतलब जो एक इंडिविजुअल इंसान होता है, पर्सन है, आदमी है, उसके अंदर अगर ये सोच है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जाति के आधार पे घर के अंदर अगर महिलाओं की बात करते हैं, मतलब नॉर्मल महिलाओं की भी बात करेंगे तो क्या कितनी सारी हिंदू महिलाएं हैं जो घर में हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, उन्हें अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, जबकि बाबा साहेब जी ने हर एक एक्ट में हर एक आर्टिकल उनके लिए बनाया हुआ, उन्हें लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक मौलिक अधिकार से लगता मतलब फंडामेंटल राइट से लेकर हर एक अधिकार महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हर वर्ग के लिए, समान वर्ग के लिए लिख के दिया है। लेकिन उस चीज़ को इंडिविजुअल आदमी किस तरीके से फॉलो करता है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आज़ाद भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान रहा, आज़ाद भारत से पहले महिलाओं को और अछूतों को लेकर के, वर्तमान समय में बाबा साहब के आंदोलन की वजह से महिलाओं के जीवन में कुछ आपको लगता है कि कुछ सुधार हुआ है, उनके जीवन में कुछ अंधेरे से उजाले की तरफ वो आई हैं? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है और मैं सीरियसली थैंक यू सो मच आपके इस सवाल के लिए बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ना कि सिर्फ SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ महिलाओं के लिए नहीं तो बल्कि उन सभी सवर्ण महिलाओं के लिए भी वो अधिकार मिला है। आज किसी भी जगह पे जाइए, कोई सवर्ण महिला अपने हक के लिए लड़ती है, बोलती है मेरे पापा के प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, वो हिस्सा मांगती है, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो। ये कहाँ से मिला है, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो स्वीकार नहीं करती कि किसकी वजह से ये मिला है। लेकिन बाबा साहेब जी के हर एक जो भी उन्होंने हमारे लिए मतलब सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, या कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने कार्य किया है, उसका सबसे ज़्यादा फल और सबसे ज़्यादा उपयोग उसका मतलब सिर्फ आज के वर्ग की महिलाएं कर रही है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से आए। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो सवर्ण महिलाएं हैं, OBC की महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उसी तरीके का व्यवहार करती है जिस तरीके का सवर्ण समाज करता है, यानी जो हिंदू समाज है वो करता है। तो वो बाबा साहब को समझ नहीं पा रही हैं या बाबा साहब को स्वीकार नहीं करना चाह रही? हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब को समझने के लिए पहले तो उनके परिवार में भी हर किसी को, एक पुरुष को ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब कौन है, इस चीज़ के ऊपर बात करना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं कि महिला समझ नहीं पा रही है, लेकिन महिलाओं के अंदर इतना दृढ़ तरीके से, इतना रूटेड अंदर उनके अंदर किसने डाल के रखा है। हम क्यों हमेशा महिलाओं को दोष देते कि महिलाएं ही कारणीभूत होती हैं, महिलाएं ज़्यादा आके करती हैं। मुझे ऐसा लगता है हमेशा पीछे से चुटुकने आदमी ही लगाता है घर में, क्योंकि वो आगे से 2 शब्द बोल देता है और महिला उसको फॉलो कर लेती है। और जहाँ आप सवर्ण महिलाओं की बात कर रहे हैं या फिर OBC महिलाओं की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ ये सब मिल के बाबा साहेब के विचारों को आगे लेकर चल रहे हैं। और रही सवर्णाओं की बात, तो कुछ सवर्ण महिलाएं जो शिक्षित है, ये नहीं बोल सकती हूँ कि शिक्षित हर महिलाएं, सवर्ण शिक्षित हर महिलाएं इस चीज़ को समझती है, लेकिन कुछ महिलाएं जो जागरूक हुई है, जिन्हें बाबा साहेब जी के कार्यों को उन्होंने रिस्पेक्ट किया और वो सच में उसे समझते हैं कि ये हमारे लिए है, तो मुझे लगता है कि वो भी धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। जी। तो एक आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारी बातें अक्सर कही जाती है, लेकिन जो धर्मशास्त्र महिलाओं को, इस देश के अछूतों को, जिनको अछूत बनाया गया एक षड्यंत्र के तहत, उनको गुलाम बनाने की कोशिश जिन धर्मशास्त्रों के आधार पर की गई, तो आपको लगता है कि उन धर्मशास्त्रों के अलावा महिलाओं को, खासतौर से संविधान को पढ़ना चाहिए जिसमें उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? तो संविधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या वो धर्मशास्त्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोगों ने घर में रखे हुए हैं? सही कहूँ तो ऑफकोर्स ये महिलाओं को खुद समझ में आना चाहिए कि जो मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र बनाए हुए हैं उसे भी उन्होंने पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सही कहा जाए तो, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक उन्हें असलियत पता नहीं चलेगी कि किस तरीके से महिलाओं को पशु से भी नीचे, मतलब हर एक मतलब वर्ग के भी नीचे महिलाओं को, हर महिलाओं को रखा गया है। और बाबा साहेब के राइटिंग्स को और बाबा साहेब के हर एक चीज़ों को, मतलब कहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो पढ़ना सख्त ज़रूरत है। हर महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ महिलाओं ने बाबा साहेब ने लिखे हुए हर एक स्पीचेस को, हर एक राइटिंग्स को पढ़ना चाहिए। हिंदू कोड बिल को पढ़ना चाहिए महिलाओं ने, हिंदू कौन थे, शूद्र कौन थे, ये हर चीज़ें महिलाओं ने पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें इस चीज़ का समझ आए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। खास करके जो सवर्ण
महिलाएं आपस में ही लड़ती है, महिलाएं आपस में लड़ती है कि तुम तो जाति के आधार पे कि तुम तो दलित महिला हो करके, तो इसके साथ रेप हुआ तो मुझे दुख नहीं होगा, ये सोचते हैं। लेकिन जब उनके परिवार में किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें दुख होता है और वो सोचते हैं कि हम महिलाएं तो एक दूसरे के दुख में शामिल हो। तो मुझे ये लगता है कि महिलाएं जब तक पढ़ेगी नहीं, कोई भी वर्ग की हो, चाहे वो शिक्षा ज़्यादा ली हो कम शिक्षा ली हो, जब तक वो पढ़ेगी नहीं बाबा साहेब को, तब तक वो जागरूक नहीं हो सकती है, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं आ। भारतीय संविधान ये कहता है कि हमको, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 51A, वो ये कहता है कि हमको लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करनी चाहिए और ये सरकार को करना चाहिए कि लोगों की वैज्ञानिक सोच डेवलप हो। लेकिन उस दौर में आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके साधु संत 2-2 घंटे अंधविश्वास परोसते हो, तो आपको लगता है कि संविधान का उल्लंघन है या ये वर्तमान सरकार की ज़रूरत बन गई है, लोगों को वो धर्म में और अंधविश्वास में फंसा के रखना चाहते हैं? अभी तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो आप मुझे कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अभी फ़िलहाल जितने साधु संत बैठे हुए हैं, जितने भी पाखंडी साधु संत बैठे हैं, मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ क्योंकि पाखंडी ही है। अभी हमारे महाराष्ट्र में भी एक आके गए हैं, उनको भी भगाया गया है ऑफ कोर्स। तो कई ऐसे साधु संत जो पाखंडी साधु संत बैठे हुए हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा बढ़ावा सरकार दे रही है, सबसे ज़्यादा बढ़ावा उन्हें जनता दे रही है। ये पहले तो हमें देखना पड़ेगा। जनता जितना उनके पास जा रही है उसी से समझ में आ रहा है कि जनता उस चीज़ को उनके ऊपर जितना अंधभक्त बन के जितना जनता मतलब विश्वास कर रही है, उससे बेहतर अगर जनता अपने घर में उतना समय बिता के बाबा साहेब के राइटिंग्स को पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, या हो सकता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ बाबा साहेब जी की राइटिंग्स को पढ़े, लेकिन एटलीस्ट जिससे उन्हें जागृति मिले, जिससे उन्हें समझ में आए कि उनका सच में अधिकार क्या है, उनका मूलभूत अधिकार क्या है, वो जब तक उन्हें नहीं समझता, वो हर राइटिंग्स को उन्होंने पढ़ना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब का राइटिंग्स अगर पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि उनका पूरा इनलाइटमेंट हो जाएगा। बाकी फिर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर बाबा साहेब जी की राइटिंग्स को पढ़ लेते हैं तो बाकी किसी और को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और शायद बाकी सबको पढ़ने के लिए उन्हें बाबा साहेब के राइटिंग्स के बाद ही खुद सोच विचार आएगा कि अब हमें किसे पढ़ना है आगे करके। तो धन्यवाद। आप मनीषा मेश्राम जी थी। जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि JNU से PhD की है उन्होंने और हमारी पुरानी साथी हैं। कई साल के बाद में आज मुलाकात इनसे हुई है। 2018 में शादी करके चले गए, तो आप ये घर गृहस्थी में बिजी हो गए हैं, तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। मनीषा जी से बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना भर था कि ये PhD हैं और उन्होंने एक थीसिस जमा की है, इनके नाम के आगे डॉक्टरेट लगा है। तो पढ़ी लिखी महिलाएं जो बाबा साहब की वजह से यहाँ तक पहुँची हैं, वो उन महिलाओं को जो गांव में, खेत में, खलियान में काम करने वाली महिलाएं, उनको क्या मैसेज दे सकती हैं, तो वो मनीषा जी को सुन सकती हैं और वो अपने जीवन में किस प्रकार से बाबा साहब को पढ़ करके उनके रास्ते पर चल करके अपने जीवन में कैसे उजाला कर सकती हैं। मनीषा मेश्राम उसके लिए एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL के साथ, दिल्ली।